Hello friends, welcome to your channel Biology Facts. So today is your lecture number 1.8 and of class 12th biology 5th chapter, which is also principle of inheritance and variation. ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था जेनेटिक्स का, उसका आज 1.8th लेक्चर है, जिसमें हम जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टॉपिक. हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं पढ़ाऊँगा आपको तो बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ईज़िली से एक्सप्लेन करवाया जाएगा और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी आज मैं लेकर आया हूँ, आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊँगा. ठीक है बच्चा, तो हम शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चा. ठीक है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्राइट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, असॉर्ट का मतलब क्या होता है. असॉर्ट का मतलब होता है मिलना. ठीक है, तो उससे ही कुछ समझो थोड़ा सा. कहते when two pairs of trait, like इसमें क्या बात की है, two pair of traits means two characters are combined in a hybrid. जब हम दो characters को combined करते हैं in a hybrid, segregation of one pair of character, such a ratio was observed several pair of character by Mendel. ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है, several pair by Mendel. देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली है क्या. इसमें ये सीधा है कि हम किसी भी दो करेक्टर्स को ले लें. ठीक है, तो एक करेक्टर दूसरे पर इंडिपेंडेंट ही होगा. ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली आएगा. लाइक हमने अपनी बॉडी के दो करेक्टर्स उठा लिए. ठीक है, लाइक हमारी बॉडी की शेप और कलर. ठीक है, और इससे ये तो नहीं है कि अगर हमारी बॉडी का कलर ब्राउन है या फिर वाइट है ना, तो इससे कोई हाइट पर कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर बॉडी की शेप में कोई फ़र्क पड़ेगा. नहीं, वो तो अपने अपने करेक्टर्स अपने आप ही आएंगे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना. वही इंडिपेंडेंटली करेक्टर्स का आना, ये सारा किस में है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. ठीक है, भी कोई भी करेक्टर किसी पर कोई फालतू का दबाव नहीं डालेगा, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होगी. एक तरह की सारे अपने अपने करेक्टर्स खुद आएंगे. हाइट वाला हाइट आएगी, शेप वाली शेप आएगी. ठीक है, शेप वाला शेप जीन, जो शेप की जीन है वो शेप बनाएगी, है ना. कलर वाली कलर, लाइक हाइट, सब मतलब कि करेक्टर्स हैं वो अपने अपना काम करेंगे, कोई भी किसी को तंग नहीं करेगा. सिंपली अपने अपने करेक्टर्स सारे अपने शो करेंगे. ठीक है, अगर दो पेयर हैं, टू पेयर ऑफ करेक्टर, तो दोनों लाइक लगा लो. एक लगा लो अपनी हाइट, एक लगा लो अपना कलर. तो कलर अपना आएगा, हाइट अपनी आएगी. ठीक है, इसमें दोनों किसी में भी मिलेंगे नहीं. ठीक है, दोनों अपने अपने करेक्टर्स शो करेंगे अलग अलग. ठीक है, कलर वाला कलर, हाइट वाला हाइट, इससे किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा. लाइक अगर कलर वाइट है तो हाइट में कुछ फर्क आ जाए, नहीं, ये कोई भी लिंकेज नहीं होगी यहाँ पर, कहीं किसी भी तरह की लिंक नहीं होंगी. ठीक है ना. हाँ, इसके कुछ लगा लो एक्सेप्शंस होंगे, क्योंकि ये लॉ है ना. तो ये लॉ आया कहाँ से था, जब हमने पिछली क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था ना, उससे जो मेंडल साहब ने ये आगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलाया है. ठीक है, फिर ये लॉ बना डाई हाइब्रिड क्रॉस से आगे. ठीक है, इससे फिर आगे क्या आएंगी, एक्सेप्शंस आएंगी. ठीक है, वो एक्सेप्शंस मैं आपको करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, बट आपने अच्छे से पढ़ना है. ठीक है बच्चा, तो यही है, यही कहा गया है इसमें. ठीक है, और हमने तो अब तक देखो कि लगभग हमने शेप और हाइट की ही ली है, ज़्यादा तक शेप और हाइट को ही हमने कंसीडर किया है. तो जो मेंडल साहब थे ना, उन्होंने बहुत सी सेवरल पेयर्स ऑफ करेक्टर्स लिए थे, बहुत से पेयर्स ऑफ करेक्टर्स लिए थे, और उन्होंने उनकी रेशो को निकाला था, ऑब्जर्व किया था. ठीक है, और एक बात और जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं होगी ये बात. ये क्या है, क्या बात है बच्चा, ये है कि जो ये लॉ है,
ये ला है ना, ये एप्लीकेबल होगा ओनली दोज फैक्टर और जीन्स which either located very distantly on same chromosome or occur in different chromosome. क्या देखो, कहते जो ये ला है ये एप्लीकेबल तभी होगा जब क्रोमोसोम में या तो वो दूर दूर हों, है ना, विच इज़ एप्लीकेबल ओनली दोज फैक्टर्स और जीन विच आइदर लोकेटेड, मतलब कि उन्हीं पर लागू होगा या तो क्रोमोसोम दूर दूर हों, वो जीन्स है, सॉरी, जो क्रोमोसोम में जीन्स हैं वो तो या फिर दूर दूर हों या फिर अलग अलग में हों। लाइक हमने एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है बच्चा, तो या तो फिर वो क्रोमोसोम में डिफरेंट क्रोमोसोम में हो या फिर वो सेम क्रोमोसोम में ही दूर दूर हो। लाइक अगर ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में या तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम में हो, ठीक है, या तो वो डिफरेंट में हो या फिर सेम में कैसे, या तो एक यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो गया जीन, एक यहाँ पर हो गया, तो डिफरेंट में या तो बहुत दूर हो, ठीक है, या फिर सेम में बहुत दूर हो या फिर डिफरेंट में हो, ठीक है बच्चा, या फिर किसी अलग में हो, ठीक है। मतलब कि आपको समझ आ गया है ना हमने क्या किया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिंपली कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ यही है कि दो पेयर ऑफ करैक्टर्स हैं, सभी अपना अपना ही करैक्टर शो करेंगे, ठीक है बच्चा। तो इसमें यही है सिंपली कि अगर हम दो पेयर्स ऑफ करैक्टर्स लेते हैं तो हाइट वाला अपना हाइट का काम करेगा, कलर वाला तो कलर का काम करेगा। हाइट वाला कलर पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, कोई भी किसी पर भी लिंक्ड नहीं होगा, सिंपली सारे अपने अपने ही करैक्टर्स को शो करेंगे। और क्या कहा गया है बच्चा, और इसमें ये कहा गया है कि अगर मतलब कि ये ला तभी एप्लीकेबल होगा या तो जीन्स सेम में हो तो दूर दूर हो, अगर सेम में नहीं तो डिफरेंट में हो तभी एप्लीकेबल होगा। मतलब कि दूर दूर जीन्स होने चाहिए तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो बच्चा ये सिंपली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये है, ये बच्चा एग्जांपल है इसकी हाँ जी, तो ये एग्जांपल में क्या है, ये पी का कलर एंड पी की शेप, पी का कलर बच्चा और पी की शेप को ला गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो पी का कलर और पी की शेप दो लिए गए हैं और इससे ही आगे ये एग्जांपल प्रिपेयर की गई है। पी का कलर देखो वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये येलो क्या है, येलो कलर डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, डोमिनेंट वाला ही शो होगा ना। तो ये क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इससे आगे चार कैरेक्टर्स बनेंगे, यू ऑल्सो नो दैट बच्चा, वाई आर, ठीक है, आपको पता है कैसा, वाई को आर से वाई आर, फिर वाई को वाई को आर से कैपिटल आर से तो वाई आर, देन फ्रॉम वाई आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है बच्चा। इसमें से ये चार तरह के एक आ गया है, गैमेट्स फ्रॉम हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, ओके, ठीक है बच्चा। जब हम कैपिटल वाई को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार स्मॉल वाई को बड़ी आर से करेंगे, वैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चार कैरेक्टर्स, ये चार गैमेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस चारों के आगे हम F2 जनरेशन में इसका प्रयोग हो, लाइक जैसे हमेशा होता रहा है। और इससे क्या बनेगी हमारी फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो बच्चा नहीं पूछी जाती और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा सारी फिनोटिपिक रेशो ही करनी है, ठीक है। एक दो की जीनोटिपिक रेशो होगी, लाइक मैंने पिछली से पिछली क्लासेस में भी कराया था, लाइक 1:1, 2:4:2, 1:1 दैट जीनोटिपिक रेशो। ये किस की रेशो है जीनोटिपिक रेशो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है बच्चा। और ये जो रेशो अभी मैंने बोली है 1:1, 2:4:2 और 1:1, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो फिनोटिपिक रेशो क्या आई है, इसमें 9 तो येलो है, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड बच्चा, राउंड और येलो देखने हैं, राउंड और येलो। देखो ये जब हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ था, ये ऑफस्प्रिंग है कौन सा, ये राउंड और येलो है, ठीक है ना। तब ये राउंड और येलो कितने हैं हमारे पास, ये 9 है, ठीक है बच्चा। ये कितने हैं, ये हमारे 9 हैं। और ग्रीन की बात करें, बिल्कुल ग्रीन, ये कितने हैं, 3, राउंड और ग्रीन बच्चा, राउंड। ये जो ये ग्रीन है ये रिंकल्ड है नीचे वाला, लास्ट वाला, ठीक है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तो राउंड और ग्रीन कितने, 3 हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करें राउंड रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो मतलब कि गोल शेप नहीं है, रिंकल्ड शेप है और येलो कलर है, तो वो कितने हैं, वो बच्चा 3 है। कितने हैं बच्चा, 3 है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रिंकल्ड और ग्रीन, वो कितने हैं बच्चा, 1 है। ये सारा F2 जनरेशन में होगा और F2 जनरेशन में ये फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगी, ठीक है। F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन हो गई, सिंपली बच्चा जैसे हमेशा करते आए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखिए, यही रेशो हमारी डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस में भी आई थी, है ना बच्चा, जब हमने वो किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, तब भी ये आई थी, जब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ठीक है ना बच्चा, वहाँ पर भी यही रेशो आई थी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यही आज तक का हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, यही था। इसके अलावा हमारे ये क्वेश्चंस हैं कुछ बच्चा, इसमें से ये लगभग 3 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये रिवीजन के लिए है। बड़ी क्वेश्चंस की सीरीज तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बट जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाने को आएगा ना, तब मैं आपके लिए स्पेशल एक क्वेश्चंस का लेक्चर लूँगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको रिवीजन के लिए आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज पुट फॉरवर्ड बाय विच इज डी ऑप्शन, मेंडल। मेंडल साहब के द्वारा ही फॉरवर्ड किया, किसके द्वारा किया गया था, मेंडल, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा, which law state that when allele or more than one trait are followed together, one trait more than one trait बच्चा, more than one trait are followed together in a cross, the allele of this trait assort independently, the allele of this trait assort independently, मतलब ये मिलेंगे बिना किसी भी, मतलब कि डिपेंडेंट नहीं होंगे टू ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कहां पर बच्चा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पर मिलेंगे। वो कौन सी चीज में होगा, वो कौन से लॉ में हमने देखा है, वो कौन से लॉ में हमने देखा है, कौन से लॉ में बच्चा, कौन से लॉ में, आपने मुझे बताना है। कौन सा लॉ, शायद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर बोथ है और बी, आई डोंट नो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है बच्चा। और उसके बाद बच्चा कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय मेंडल। ये देखो, ये कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल गया ना। क्या कहा गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय मेंडल वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म पर किया था उन्होंने, ये आपको बता दूं, ये किया था बच्चा हमारे फ्रूट फ्लाई पर, ये डोर्सोफिला था। इसका आंसर भी मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना था, बट मैंने पिछली क्लासेस में डाईहाइब्रिड ग्रोथ में इसके बारे में बताया था शायद, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो आपने मुझे किसका आंसर बताना है, आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है इन अ कमेंट सेक्शन बच्चा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसको ना डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ, ना ही मैं कहीं पर बताने वाला हूँ, आपने मुझे खुद बताना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन करता है अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपका आंसर जानने का, बट मुझे पता है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे आसानी से इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। बस बच्चा आज के लिए इतना ही था। हमने आज क्या क्या पढ़ा, ये हमारा टॉपिक था, टुडे का टॉपिक था हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें हमने यही पढ़ा, ठीक है। यही है बच्चा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या पढ़ना है, अगर इससे ज़्यादा भी आपने कुछ करना है तो आपने एनसीईआरटी को पढ़ लेना है एक बार। इससे ज़्यादा अगर आपने कुछ करना है तो एनसीईआरटी को पढ़ लेना अच्छे से। और चीज़ कहीं से भी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ एक वीडियो देखनी है और उसके बाद एनसीईआरटी का वो छोटा सा पैरा जो होता है
उसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये करा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको समझा, इसकी एग्जांपल की, इसके बेस पर क्वेश्चंस किए, ठीक है बच्चा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, या फिर आपको एक बार और वीडियो देखने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है बच्चा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू है बच्चा, सिर्फ आपने ए या बी या फिर सी या डी किसी एक में आंसर देना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा बच्चा, और तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, तो थैंक यू बच्चा, बाय।